अब हम आपके सामने अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देख लिए होंगे तो उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि बोन मैरो के टेस्ट के बाद कैसे आपका इलाज जो शुरू होगा, कीमो वगैरह, वो कैसे डिसाइड होता है। उसमें मैंने एम स्पाइक का जिक्र किया था। ये एम स्पाइक ये होता क्या है जो डॉक्टर हर 3-3 महीने में आपसे कहेगा करवा के लाइए। तो ये होता ऐसे है कि हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें एक कुछ गड़बड़ सेल पैदा हो जाते हैं जिसे माइलोमा सेल कहते हैं। यही वो बीमारी है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माने बहुत सारे। तो ये मल्टीपल माइलोमा सेल कैसे होते हैं? जब हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जब सीरम का हमारा सैंपल लिया जाता है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब हमारा सीरम का सैंपल लिया जाएगा तो उसमें प्रोटीन का के साथ साथ ये माइलोमा सेल आते हैं। तो ये माइलोमा सेल क्या चीज़ें होते हैं? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं। एम स्पाइक इनका नाम दिया गया है और ये ब्लड में बिलियंस ऑफ कॉपीज इनकी रहती हैं। लेकिन जब हम सीरम देते हैं तो उसमें से कुछ पकड़ में आने लगते हैं। हम सैंपल कंटेंस फ्यू लैक्स ऑफ दीज। ओके, ये जो है ये फ्यू लैक्स, ये सरोगेट मार्कर में ये बीमारी को बढ़ाते जाएंगे और आपका रेड ब्लड सेल को खाते जाएंगे और बढ़ता जाएगा आपका, और सारे को ये क्या करेंगे कि मल्टीपल माइलोमा से पूरे आपके शरीर को भर देते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए एक तो है कि सुई लगा के, जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बोन मैरो निकाल के। तो ये डायरेक्ट मेथड है, यानी कि आपके शरीर के अंदर खोस दिया जाता है सिरिंज को। ऑफ कोर्स आजकल बहुत आराम से बिना दर्द के होता है, प्यार से लगाते हैं। तो वो मेरे 3 बार हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बड़े आराम से करते हैं। इसके बाद, और ये इनडायरेक्ट सिस्टम है, माने शरीर के अंदर कोई चीज़ डाली नहीं जाती है। डॉक्टर लोग रिपोर्ट के आधार पे दूर से बैठ के ही इसे देख के ऑब्जर्व करके बता देते हैं कि आपके प्रोटीन में भाई जो है ये बहुत सारा आ रहा है। तो हमारे पास चेकिंग के 2 जरिए हुए, एक तो वह खून से, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और कप्पा लाम्डा जो होता है उसके थ्रू से, और दूसरा हमारा क्या, पेल्विक बोन से बोन मैरो को निकाल करके। बोन मैरो से निकाल के कितने तरीके के टेस्ट होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे कि जब ये बीमारी हो जाती है आपको, तो ये आपकी ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। आप स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में, ऐसे करके डॉक्टर बोलेंगे RISS और ये फलाना दिमाग। तो ये होता क्या है, तो मैं इसको मिटा करके आपको संक्षेप में उसके बारे में बताऊंगा। तो माइलोमा की स्टेजेस क्या होती है? स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों को 3 स्टेजेस में माइलोमा हो सकता है। तो 3 स्टेजेस में क्या क्या डॉक्टर देखता है? डॉक्टर देखता है आपका एल्ब्यूमिन में, 1 मिनट। तो डॉक्टर आपका क्या क्या चीज़ें देखेगा? आपका एल्ब्यूमिन चेक करेगा, और क्या चेक करता है? LDH। इन सब के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और बीटा 2M, ये इन सब के बारे में मैंने बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, इसके बारे में भी मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इन 3 चीज़ों से हमारी ये स्टेज डिसाइड होती है। अब ये स्टेज कैसे डिसाइड होती है? कहता है कि स्टेज 1 पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 में आपकी क्या पोजीशन होती है। स्टेज 1 आपके आगे लिखा जाएगा इंटरनेशनल, आप में लिखा जाएगा रिवाइज्ड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम, RISS, और फिर आगे लिखा रहेगा 1 या 2 या 3, ऐसे करके लिखा रहता है। इन रिवाइज इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम, स्टेजिंग
कि किस स्टेज में आप हैं, उसको बताने का इंटरनेशनल तरीका, माने सारे वर्ल्ड में यही नियम कानून लागू होंगे। और ये नया है, ये रिवाइज्ड है, ये लेटेस्ट वाला है। तो इसमें स्टेज 1 में भाई क्या चीज़ होना चाहिए, वो कहते हैं बीटा 2m जो है, बीटा 2m आपका लेस देन 3.5 mg/L होना चाहिए, ठीक है। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम का एल्ब्यूमिन सीरम एल्ब्यूमिन आपका क्या होना चाहिए, मोर देन 3.5 GDL होना चाहिए। डेकालीटर, ये लीटर, डेकालीटर ये मिलीग्राम, ये ग्राम। ओके, आपका एलडीएच की इंपॉर्टेंस देखिए कितनी आ गई। ये नॉर्मल है, जो कि सिर्फ 35 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चेक होता है और यूजुअली कोई करवाता नहीं है इसको, एलडीएच। और इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है जो बोन मैरो से चेक होता है, फिश टेस्ट। फिश टेस्ट की रिपोर्ट आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी नो हाई रिस्क, नो हाई रिस्क। ये नो हाई रिस्क मतलब क्रोमोसोम में जो चेंजेस हैं, क्रोमोसोम में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हाई रिस्क के नहीं होने चाहिए। नो हाई रिस्क चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है, ये चलेगा। नो हाई रिस्क चेंजेस। तो जब ये सारी कंडीशंस माने 1 2 3 4 सारी होनी चाहिए, ऑल, जब ये ऑल अगर आपके केसेस में है, इट मीन्स यू आर इन स्टेज 1 एज पर, बट यू हैव ए मल्टीपल माइलोमा, यू डोंट गो। मल्टीपल माइलोमा है बट इट इज ऑफ स्टेज 1। ओके, ये ट्रीटमेंट कराते कराते, जैसे मेरे साथ कई बार हुआ, मैं स्टेज 2 का पेशेंट हूँ, लेकिन कई बार मेरा ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ें ओके हो गई, तो मैं स्टेज 1 में आ गया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोला कि एक बार जब ये स्टेज डिसाइड हो जाती है तो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर, प्रोग्नोसिस जिसे बोलते हैं, वो चेंज नहीं होता है। ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है, जो बना होता है एक बार, वो वही चलता रहता है। आपका नॉर्मल हो गया, वेरी गुड, और इसी पे आपको मेंटेन करना है, आप स्टेज के चक्कर में न पड़िए। तो स्टेज 1 हुआ, ये हुआ स्टेज 1। अब एक स्टेज 3 की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 क्या, स्टेज 2 वो स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 वो है which is not in 1 और 3, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पता चल गया, 3 के बारे में पता करते हैं, स्टेज 3 को पता करते हैं। स्टेज 3 में इनकी क्या कंडीशंस होती हैं हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ओके, सेम टू सेम। तो भाई इसमें क्या हुआ आपका, वो कहता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन ये मोर देन 5.5 हो जाए। ये क्या हो जाए, यहाँ पे लेस देन हमने मांगा था, यहाँ पे वो क्या हो गया, तो हम लोगों ने 1 डिसाइड कर लिया था, अब हमने ये बना दिया था और अब हम उस पे जा रहे हैं। तो पहला तो कहता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन 3.5 से कम होना चाहिए, लेकिन कम तो हुआ नहीं, वो 5.5 तक का तो ठीक है, डॉक्टर झेल लेगा, 2 में ही झेल लेगा, लेकिन 5.5 से ज़्यादा हो गया तो स्टेज 3 माने खतरे की स्टेज आ गई। दूसरा क्या होता है, ये जो आपका एलडीएच नॉर्मल था ये हो गया हाई, ये क्या हो गया, हाई हो गया। तो ये हाई होने का मतलब आपके पास है, और ये क्रोमोसोम ये नो हाई था ना, अब आपके पास क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाएगा। हाई रिस्क चेंजेस इन क्रोमोसोम, हाई रिस्क सॉरी। तो वो बेसिकली इस पे तो नहीं कुछ बोला है, लेकिन अगर ये 3 कंडीशंस फिर आ गई तो आप स्टेज 3 में चले जाते हैं, और डॉक्टर तब स्टेज 3 तो कर देगा आपको, लेकिन स्टेज 1 करके वो आपको ये नहीं कहेगा जाइए और दवा खाना बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड कैंसर का अभी जो फ्यूचर इलाज है, वो फ्यूचर इलाज हमारे पास क्या क्या है भाई, हमारे पास क्या क्या है, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास फ्यूचर क्या क्या इसके इलाज हमारे पास हैं, ठीक है। तो हमारे पास इलाज क्या क्या है,
कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है, ये होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल बोन मैरो निकाल के पहले बहुत पहले होता था, लेकिन ये दसियों साल से बोन मैरो निकालना किसी का किसी दूसरे की हड्डी का, अभी इंडियन आइडल में एक लड़की आ रही थी, उसके बोन मैरो को निकाल के उसके भाई को पहले कभी दिया गया होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ होगा, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई, अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं। तो स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस का मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ये सेल आप ही से निकाला जाएगा, आपके खून से निकालेंगे स्टेम सेल। ये कहाँ से स्टेम सेल आता है? ये ब्लड से आता है, ये आपके ब्लड से निकाला जाएगा और ब्लड में ही साफ करके डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो जांच होती है कि आपके खून में कितने स्टेम सेल्स अच्छे हैं, इसकी जांच अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। खूब बड़े जो ब्लड सैंपल वगैरह जो चेक करते हैं उनके पास सिर्फ इसका चेकिंग का होता है कि आपके ब्लड में कितना स्टेम सेल है, तो वो लोग इसको क्या करते हैं, बाहर से उसको चेकिंग कराते हैं, बाहर से चेक करा के मंगा लेते हैं और देखते हैं कि कितने सेल आपके अच्छे हैं। अगर सेल सफिशिएंट होते हैं तभी आपका स्टेम सेल हो पाएगा, अदरवाइज 2 महीने के बाद फिर सैंपल लिया जाता है और फिर इसको सेव कर देते हैं। ये जो बाहर से कराया उसके बाद पहली बार वाले को ये लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको भाई वो स्टार्ट करो, तो वो क्या करते हैं कि वो जो आपका जो ब्लड से पहली बार जितने भी सेल निकाले होंगे स्टेम सेल जो निकालते हैं, इसको वो कहीं पर क्रोमोसाइन करते हैं, यानी कि उसको जमा देते हैं बर्फ में। जमाने के लिए उसको वो लोग क्या करते हैं कि किसी एक सेंटर में भेज देते हैं, जैसे कि गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ कहीं एक सेंट्रलाइज जगह होती है, सेंट्रलाइज जगह में ये इसको बर्फ में कर देते हैं, क्रोमोनाइज कर देते हैं और वो बर्फ में आ जाता है और वो पड़ा रहता है। 2 महीने के बाद जब ज़रूरत होगी फिर निकालते हैं और फिर आपका दोबारा फिर 2 महीने के बाद करा जाएगा और अगर स्टेम सेल आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको भी यहाँ ले आएंगे और दोनों को मिला के आपका ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये वह स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की विधि और यही होता है, ये ब्लड से निकाल करके बनता है। अब आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, बोन मैरो वाला खत्म हो गया, ये तो वो ऑटोलॉगस। लेकिन ऐसा हो सकता है भाई दोबारा भी किए, आपका निकलने की पहली बार में डॉक्टर समझ जाएगा, जब पहली बार वो निकालेगा और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो डॉक्टर समझ जाता है कि अगली बार करेंगे कि नहीं करेंगे 2 महीने के, तो वो क्या करता है, वो कहता है आप डोनर कर ले आइए। आप एक डोनर अपने फैमिली से, अपने ही डीएनए से, माने नॉर्मली अपने ही रूट के अगर होते हैं तो अच्छा रहता है, तो अपने भाई या बहन, मदर फादर नहीं, क्योंकि मदर फादर का मिला के हम लोग बने होते हैं, तो अपने भाई या बहन किसी का अगर मिल जाए तो वो आप ले लीजिए, जिससे कि भाई बहन या नहीं होगा फिर चाचा का बेटा या ऐसे, माने आप ही के लाइन का कोई ऐसा हो जिसका कि ज़्यादा से ज़्यादा, आपको भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, ये डोनर से लेके आइए और हम लोग निकाल के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आपका कर देंगे। इस तरीके से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और ये कब करते हैं, जब आपका एम स्पाइक एकदम मिनिमम पे हो। जैसे मेरे केस में वो 0.26 पर आ गया था, ये बिलो 1 अगर है, नॉर्मली डॉक्टर बिलो 1 अगर है, मतलब जैसे 0.8 है, 0.73 है, इस तरीके से अगर 1 से कम की तरफ, जितना कम है उतना अच्छा है, तो ये करते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब आपके खून में एम स्पाइक की मात्रा बिल्कुल कम के होती है। तो जब वो सैंपल निकालते हैं तो उनके पास अच्छे वाले जो गुड वाले होते हैं, गुड वाले जो सेल होते हैं, ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ASCT, तो जो अच्छे वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ सके। ठीक है, अब इसको मिटा के मैं इसके आगे थोड़ा सा चलूँगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप, मेरा केस क्या था, ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ASCT मैंने कराया है, मेरे खुद के उससे निकाला गया। तो नॉर्मली ये उन हॉस्पिटल, इसीलिए बड़े हॉस्पिटल में ही ये पॉसिबल हो पाता है, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं होता। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे उनका अपना ब्लड बैंक हो,
जहाँ पे उनका अपना ब्लड बैंक होता है। तो आपको ब्लड बैंक फिर एक बार गले में वो 2 नसें डाल देंगे, जो एक बार मैंने शुरू में बताया था जब मेरा प्लाज्मा फेरोसिस हुआ था, तब खून चढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लाज्मा जब मेरे शरीर का बदल दिया गया था। तो फिर उसके बाद ये ब्लड बैंक में आपको भेजेंगे, गले में 2 लाइन डाली जाती है, कंप्यूटर से डालते हैं बहुत आराम से, एक कुट की आवाज़ आएगी और आप डॉक्टर लगा देगा। इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे, शायद कोई जेल वेल पहले लगा देते हैं। और ये काम कौन करते हैं? ये काम करता है वो जो किडनी वाला जो डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी वाले डॉक्टर, वो आकर के इसको करके फिट करके दे देंगे। अब ब्लड वाले डॉक्टर क्या करेंगे? आपके शरीर से ब्लड को निकालते हैं। ब्लड को निकालने के बाद में वो क्या करते हैं? आरबीसी को अलग करते हैं। हाँ, आरबीसी अलग, क्या करते हैं? प्लेटलेट को अलग। ये सब खून में ही रह जाता है, प्लेटलेट उसी में छोड़ देते हैं और प्लाज्मा को भी वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो आपका स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल्स को वो ले लेते हैं, इन सबको वो डिस्टर्ब नहीं करते। यानी कि जब पूरा खून निकलता है तो एक साथ निकलता है, और यही खून वापस मशीन के जरिए से इतना हिस्सा स्टेम सेल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा आपके खून में फिर से डाल देते हैं, खून में वापस, खून में तुरंत वापस, 1 सेकंड का भी देर नहीं, तुरंत वापस कर देते हैं। और इसमें इस काम में करीब 5 घंटे लगते हैं, ये टाइम टेकिंग काम है। ठीक है, अब तब स्टेम सेल निकलेगा। ये स्टेम सेल निकलते ही ब्लड बैंक से ही ये लैब में भेजा जाता है। सबसे पहले लैब जाएगा और लैब का आदमी इसको वहीं बैठा रहता है, ये ले जाएगा और तुरंत 1-2-3 घंटे में हमारे डॉक्टर के पास रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके स्टेम सेल सफिशिएंट हैं या नहीं है। अगर सफिशिएंट है तो देन यू आर, आपका वो चालू हो जाएगा। तो आपके ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके इस हाथ में आपके गले से कैनुला डालते थे, वो 2 लाइन वाला कैनुला वो नहीं डाला जाएगा। अब आपके हाथ में क्या डाला जाएगा? लाइन लगा दी जाएगी। ये भी कंप्यूटर से ही डाली जाती है, देख के डॉक्टर डालता है और कोई नहीं डाल सकता है। तो ये लाइन यहाँ हाथ पे डॉक्टर डाल देता है, प्लास्टिक की होती है। ये लाइन वो चीज़ होती है जिसमें एक साथ आपके 8-10 ड्रिप, 8-10 ड्रिप्स, 1 2 3 4 5 6, हमारे तो बहुत चलते थे, 7 8, इतने, इससे ज़्यादा भी हो सकते, इतने ड्रिप्स एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। ये इतना भयंकर प्लास्टिक वाला ड्रिप होता है, हाथ में लाइन लगी होती है, और इसको डॉक्टर इसको ऐसे करके बंद करके, जैसे हाथ में ड्रिप लगाने का छेद नहीं निकाल देते हैं वैसे निकाल देते हैं, लेकिन उसमें हर बार 2 में 3 2 में 3 इस तरीके करके वो बढ़ाते रहते हैं। उसकी फोटोज है, एक आधा डाल दूंगा आपके लिए। तो इस तरीके से लाइन डाल दी जाती है। अब सबसे पहले डॉक्टर आकर के कुछ आपके ऊपर 2 दिनों तक का कुछ बहुत तरीके की दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, जिससे कि आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाए, स्टेम सेल के लिए। ओके, उसके बाद मैं 31 को भर्ती हुआ था, 29 या 30 को समझ लीजिए, 31 और 1 को मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। 31 को मैं भर्ती हुआ, 30 को मैं गया, सब 31 को मेरा ब्लड हुआ स्टेम सेल के लिए, SCT के लिए ब्लड लिया उन्होंने, और फर्स्ट को उन्होंने, क्योंकि सारी रिपोर्ट शाम तक आ गई थी, तो फर्स्ट की उन्होंने एक बार उन्होंने मेरा ये कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, ASCT मतलब ये जो स्टेम सेल्स निकाले गए ये बैग में होता है, एक बैग में रखा जाता है, जिस तरीके से प्लेटलेट का बैग आता है। प्लेटलेट के बैग आपने देखे होंगे, बहुत कम होता है, उसमें पीले रंग का होता है। उसी तरीके से बहुत पतला बैग होता है एक, और बहुत कम होता है ये, वैसा नहीं खून का जैसे 450 ml या 250 ml इस तरीके का नहीं होता, प्लेटलेट जैसा एकदम पतला सा होता है, बहुत पतला बैग होता है। तो वो बैग होता है, उस बैग से डॉक्टर सुई से निकालता है और आपकी लाइन से इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डाल दिया जाता है। इसके बाद आपको 15 डेज तक का डॉक्टर वॉच पे रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जब आपके साथ ये काम किया जाएगा स्टेम सेल, तो स्टेम सेल के साथ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं आपको। स्टेम सेल तो उन्होंने दे दिया, अब इसके साथ उन्होंने बहुत सारी दवाई आपको देंगे। वो जो दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ क्या काम करती हैं? आपके शरीर में जा करके
वो दवाइयाँ आपके शरीर में जाके क्या काम करेगी, जो फालतू के सेल हैं, जो माइलोमा के जो सेल हैं उनको मारना शुरू कर देती है। अब वो जब सेल को मारती है तो वो समझ नहीं पाती है कि कौन सा इसका सेल है, कौन सा उसका सेल है। वो आपके शरीर को, हर सेल को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर देती, यानी कि आपका ब्लड कम होने लगेगा, आपके जो ब्लड में और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब होता, टीएलसी आपका टोटल वाइट सेल्स, वो तो टीएलसी आपका कम कर देगा। तो डॉक्टर टीएलसी पे और हीमोग्लोबिन पे बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपका मेनली हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा तो आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो ब्लड भी ऑर्डिनरी वाला ब्लड नहीं होता है, उसको वो इम्यूनाइज करके तब स्पेशली चढ़ाया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी जब वो दवा आपको दी जाएगी। आपके तब उस वक्त जब दवा दी जाएगी तो आपके बाल भी गिर सकते हैं स्टेम सेल की, जब ट्रांसप्लांट होता है आपके नाखून काले पड़ सकते हैं, आपके हाथ काले पड़ सकते हैं, पैर के नीचे काला पड़ सकता है, या स्किन में भी आपको दिखेगा कि स्किन झड़ रही है। तो ये काम वही 15 दिन के अंदर होता है। वो 15 दिन आपको डॉक्टर जैसा बताएगा, 2-3 बार आते हैं दिन में डॉक्टर, उन्हीं की राय पे चलना। आपको अपनी खुद की कोई दवा कहीं की नहीं खानी है। डॉक्टर जो दवा देंगे सिर्फ वही दवा खाइए, डॉक्टर पे 100% विश्वास करिए। और हमारे केस में लखनऊ के सबसे बेस्ट डॉक्टर जो थे अंशुल गुप्ता जी थे। तो आप इसी तरीके से आपके शहर का जो बेस्ट हीमेटोलॉजिस्ट है उससे कराइएगा ये ऑटोलॉगस स्टेम सेल, और किसी दूसरे हॉस्पिटल में मत जाइएगा, या फिर लोहिया हो गया या आपका SGPGI हो गया या बहुत बड़े हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर कंपटीशन से आते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर अपॉइंट होते हैं वो सारे डॉक्टर जब अप्लाई करते हैं उसमें जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, इसीलिए रिलाई ऑन दे आर द बेस्ट इन द सिटी। ओके, तो इस तरीके से किया गया। इसके बाद धीरे धीरे आपको 15 दिन में बुलाया जाएगा, पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, और फिर 3 महीने, 2 महीने, इस तरीके से। और आपका शुरू में आपकी कोई दवा नहीं चलती है, 3 महीने तक का कोई दवा नहीं, आपको छोड़ देते हैं बिना दवाओं के। आप रिकवर करते हैं, आपका शरीर अपनी इम्यूनिटी खुद बनाने लगता है उन 3-4 महीनों में, जब आपका शरीर अपने आप खड़े हो, आपको अच्छे से चलने फिरने और खड़े होने के लगा देता है। तो आपकी सारी दवाइयाँ जो आपको बोला था ना, पामोलिडामाइड, कार्फिलोजोम और बॉटिज्म, ये सब बंद है। अब आपके पास सिर्फ दवा क्या बचेगी, पोमालिडामाइड। और पिछली बार बताया था 4 mg से, ये अब डॉक्टर एक मिनिमम दवा दे देगा आपको 2 mg, और कहेगा ये खाते रहिए, बराबर खाते रहिए, जिससे कि रीअकरेंस ना होने पाए। तो मेन ये एक दवा होती है। ये दवा के साथ में अगर खून को पतला नहीं रखेंगे तो प्लाज्मा फेरोसिस करना पड़ेगा, आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए आपको एक एस्पिरिन 75 mg का डॉक्टर देगा आपको। ये सारी दवाइयाँ बिना डॉक्टर से पूछे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में जो लिखता है। मैं खाली आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके मन से डर खत्म हो जाए कि एक पेशेंट के साथ क्या होता है और कैसे होता है। आप खुद डॉक्टर मत बनिएगा, ना मेरा वीडियो देख के डॉक्टर बनिएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप जब आपका अगर ब्लड कैंसर हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल से मैं भी जिंदा हूँ और मैं भी कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एस्पिरिन आपको देगा, पोमोलिडामाइड आपको देगा खाने के लिए, और डेक्सा की डोज देता है। डेक्सा की डोज स्टेरॉइड होती है। ये हो सकता है आपको अब 40 की जगह पे आपको 20 कर दे या फिर कर दे 10 कर दे। मेरे केस में 10 mg चल रही है। पहले डॉक्टर ने 20 mg दिया था, लेकिन अभी इधर डॉक्टर ने बोला है कि 20 भी मत खाइए, आप 10 खा लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। तो बेसिकली दिस इज द मेन मेडिसिन। और ये सब खून को सही रखने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि आपके हाथ और पैर में झंझनाहट जो होती है उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये जो इनका जो ट्रीटमेंट होता है, या ट्रीटमेंट से पहले भी जब आपको मल्टीपल माइलोमा के कीमो वगैरह चढ़ते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ स्टेज 1 का वो हो जाता है, ये पैरों वगैरह में। तो आपके साथ क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी
ग्रेड 1 की हो जाती है, जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं। चप्पल पहनने में आपको पैर जैसा पैर लगेगा, आप खाली पैर चलते हैं तो आपको लगेगा स्लिप हो जाएंगे, पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट रहती है। लेकिन एससीटी कराने के बाद देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट का ये बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे केस में ये अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी झंझनाहट है। तो इसलिए डॉक्टर ने अभी हमारे पास ये डेक्सा की डोज कम करके 10 कर दिया है। बोला है कि देखते हैं इससे झंझनाहट में कोई असर होता है या नहीं। इसके साथ इनमें चूंकि झंझनाहट होती है तो प्रेगावेलिन 75 mg की या गैबापेंटिन, और गैबापेंटिन जो डॉक्टर जैसा समझे, गैबापेंटिन 100 mg प्लस नॉर्टिप्लाइन 10 mg प्लस नॉर्टिपाइन 10 mg की वो देते हैं। वो कहते हैं रात के टाइम खाइए और खा के आराम से सो जाइए। तो ये दवाइयाँ वो देते हैं, बट ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी दवा आपके केस में दी जाए या बिल्कुल दी ही ना जाए। जैसे बिल्कुल ना देने से भी आप ठीक हो जा सकते हैं, आपकी झंझनाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद में आपका कम से कम आप 4 साल 5 साल चल सकते हैं। आप 4 साल 5 साल चला के आखिर फिर वही बीमारी आ जाएगी तो करना क्या है? एक्चुअली में आपको क्या करना है 4 साल या 5 साल, 4 इयर्स या 5 इयर्स क्या करना है? आपको अपनी ज़िंदगी के टाइम परचेज करना है। टाइम परचेज, ज़िंदगी के लिए समय खरीदिए। समय क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ वो चल रहा है, हमारे यहाँ ब्लड कैंसर के कुछ टाइप में, ब्लड कैंसर का ये एक टाइप है मल्टीपल माइलोमा, इस तरीके से कुछ और भी लिम्फोमिया है, कुछ और भी है। तो ब्लड कैंसर में कार टी सेल ये एक नई विधि आ गई है और ये ब्लड कैंसर के लिम्फोमा में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये टाटा हॉस्पिटल और जो बॉम्बे आईआईटी है, आईआईटी मुंबई, ये लोग मिल करके डेवलप कर रहे हैं, कर लिया है। अभी इन्होंने इसका नहीं डेवलप कर पाए हैं, और इसका जो हेड है वो पहले यूएसए और इजराइल में इस पे काम कर चुका है। वहाँ पर ये कार टी सेल पहले से है। कार टी सेल वो विधि है जिसके द्वारा आपके खून के सेल को निकाल करके, बताया था ना स्टेम सेल निकाल लेते हैं, खून के सेल को निकाल करके उसका ट्रीटमेंट करके लैब में वो फिर से दोबारा डालते हैं। और ये टी सेल अगर बॉडी में एक बार आ गया तो ये क्या करता है, खुद सेल्फ ये बनते रहते हैं और बीमारी से लड़ते रहते हैं। यानी कि इसके बाद कोई दवा नहीं खानी है, कुछ भी नहीं करना है, यू विल लिव ए जनरल लाइफ। ये लाइक ए इम्यूनिटी है, ये एक बार डाल दिया गया आपके शरीर में तो आपको दोबारा ब्लड कैंसर आइडियली नहीं होना चाहिए, जो वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो हमें टाइम परचेज करना है जब ये कार टी सेल हमारे मल्टीपल माइलोमा में आ जाए। मल्टीपल माइलोमा का वेट करिए। अभी ये लिम्फोमिया में आ गया है ब्लड कैंसर, हम इसका इंतज़ार करेंगे। इसके इंतज़ार करने के लिए मैंने 4 या 5 साल का करा लिया। ये सरकारी हॉस्पिटल में अगर कराएंगे तो आपका मुश्किल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 1 लाख रुपया लगेगा, ये भी इतना भी शायद लगना चाहिए। और प्राइवेट में कराएंगे तो 10 लाख से कम, 10 से कम, 8 लाख 9 लाख 10 लाख ऐसा लगता है। इससे ये हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे राय में ये एक है। तो आप सभी को गुड विशेस। आप विश्वास रखिए, इलाज कराइए, डॉक्टर को भगवान मानिए। आप इधर उधर कोई भी पूजा करिए, कोई भी आयुर्वेद खाइए, कुछ भी खाइए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और बाबा पीर फकीर इनका छोड़िए, सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कराना है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी यूएस में साइंटिस्ट है ऑन्कोलॉजी का, उसने पीएचडी अपना फिनलैंड से किया है ऑन्को में, जेनेटिक्स में। तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में है, वो लेबोरेटरी में अब पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए यूएसए में अब काम करता है। फिनलैंड से पीएचडी करी है उसने, लखनऊ में भी उसने पढ़ाई लिखाई करी है, लखनऊ से बायोटेक्नोलॉजी करके दिया था। तो मुझे और मेरे परिवार को इस संबंध में काफ़ी ज्ञान हो गया, इसलिए मैंने आपको बताया। आप बिल्कुल मत डरिए,
बस आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करिए, भले वो सरकारी हॉस्पिटल में करिए, पैसा हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक मी एज ए इंस्पिरेशन, आई एम वर्किंग फाइन। डॉक्टर इज स्टिल सेइंग कि 4 साल तो आप ऐसे ही और चलेंगे। मैंने 4 + 4 8 साल की गारंटी उन्होंने कर दी है, ठीक है। उन्होंने बोला है आपको मैंने एक नई जिंदगी दे दी, आपको भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी, कुछ भी चिंता मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टीवी, प्लीज माई चैनल, प्लीज वॉच एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।